तो आज हम डिस्कस करेंगे फुल लेंथ टेस्ट 11 एडुटेरिया का। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 71st का एग्ज़ाम जो है ना 30 सितंबर को होने वाला है, तो रिवीजन के दृष्टिकोण से ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि डार्क वेब क्या है। देखिए, डार्क वेब जो होता है ना, इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जिसका पीछे जो है ना एक एनोनिमस नेटवर्क होता है, और इसमें अवैध गतिविधि के लिए किया जाता है, जैसे ड्रग्स, हथियार की तस्करी, हैकिंग, टूल्स का व्यापार, चोरी किया हुआ डेटा बेचना। तो ये जो है ना डार्क वेब कानूनी जोखिम भी ला सकता है और किसी को फायदा भी पहुंचा सकता है। तो एक्चुअली जो वेब है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये वेब 3 तरह का होता है, एक सरफेस वेब, एक डीप वेब और एक डार्क वेब। सरफेस वेब जो गूगल जैसे सामान्य सर्च इंजन में दिखता है, जो बिना पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, ओपन फॉर ऑल, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, ठीक है, जितना भी है, यूट्यूब है, गूगल है, बिंग है, ये सब में इंडेक्स नहीं होता है, इन पृष्ठों को सीधे खोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो डार्क वेब के ये जो अपना सरफेस वेब के बाद डीप वेब होता है, तो डीप वेब में पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटा होता है, जैसे कि बैंक अकाउंट हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड्स, यूनिवर्सिटी डेटाबेस, ये सब गूगल पे नहीं मिलता, लेकिन कानूनी रूप से वह सुरक्षित होता है। तो डार्क वेब क्या है? सर्च इंजन द्वारा आसानी से ना मिलने वाला इंटरनेट का हिस्सा, जिसमें अवैध गतिविधि शामिल होती है। नेक्स्ट है कि कौन सी तकनीक स्मार्ट ग्लास को संभव बनाती है। तो जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, AR, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है कि वास्तविक दुनिया में जो वर्चुअल इमेज, टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स आदि को जोड़ती है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि भौतिक दुनिया पर डिजिटल सूचनाओं का परत के रूप में चढ़ाती है, जिससे उपयोगकर्ता संवर्धित दृश्य का अनुभव कर सके। यानी वर्चुअल एक दुनिया बना देती है वास्तविक दुनिया में, जैसे कि गेम्स में होते हैं, तो लगता है कि नहीं वो जो आर्मी मैन है या वो जो मतलब हीटर है वो सामने से नजर आ रहा है, बट वो क्या है, वर्चुअल होते हैं। तो वही ऑगमेंटेड रियलिटी है। बायोचिप किस में यूज होते हैं? तो बायोचिप एक्चुअली होता क्या है कि बायोचिप एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें हजारों बायोमोलिक्यूल्स हैं, जिसमें DNA, RNA, प्रोटीन लगे होते हैं, और इसका प्रयोग मुख्य रूप से जैविक और चिकित्सीय जांच के लिए किया जाता है। तो बायोचिप किस में होते हैं? तो जैविक विश्लेषण में। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो सबसे जो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन है वह यकृत है। अगर मिक्स ग्लैंड की बात करें तो अग्न्याशय है। अग्न्याशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है, जिसमें जो क्या बोलते हैं कि इंसुलिन, ग्लूकागोन और हार्मोन आदि का स्रवण करती है अग्न्याशय। ठीक है, और थायराइड जो है, ये जो थायराइड है, थायराइड कहाँ होते हैं? तो यह एंडोक्राइनिक ग्रंथि होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को नियंत्रित करते हैं, और यह जो है ना गर्दन में स्थित होते हैं। और एड्रिनल ग्रंथि जो कि गुर्दे के ऊपर छोटी ग्रंथि होती है, जो स्ट्रेस हार्मोन या लड़ो हार्मोन उसको कहते हैं। ठीक है, भारत का परम स्वदेशी सुपर कंप्यूटर, तो ऐसा कहा जाता है कि जब 1970-80 के आसपास में जब अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना किया, तो भारत ने स्वदेशी निर्मित आत्मनिर्भर के लिए अपना सीडेक पुणे ने पहला परम 8000 बनाया। ठीक है, और परम का मतलब होता है PARAM, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग प्रणाली, और इसकी जो गति है वह G फ्लॉप्स है, 1 G फ्लॉप्स। G मतलब गीगा, फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट में है कि शिशुओं में स्कर्वी रोग की रोकथाम के लिए केवल दूध पर आधारित आहार क्यों अपर्याप्त माना जाता है? क्योंकि दूध में जो है ना आयरन और विटामिन सी की कमी होती है, और आयरन विटामिन सी की कमी होने के कारण इसको जो उपयुक्त आहार नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है कि शाकाहारी लोगों के लिए फलियां पोषण महत्वपूर्ण स्रोत क्यों मानी जाती है। तो जो फलियां पोषण है उसमें से देखते हैं कि जो फलियां पदार्थ है, जैसे दाल है, चना, राजमा, सोयाबीन, ये सब शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का प्रयुक्त मात्रा देती है। निम्नलिखित में से कौन जीव के स्वाद हैं? तो इसमें देखते हैं कि जो मीठा होता है, कड़वा होता है, नमकीन, उम्मी, है ना, खट्टा स्वाद, ये सब क्या है, जीव के स्वाद हैं, जबकि मसालेदार तीखा जीव के स्वाद नहीं है। पौधों में ऑक्सिलरी बर्ड्स कहाँ स्थित होते हैं? तो पौधों में ऑक्सिलरी बर्ड्स पत्ती और तने के मोड़ पर नोड्स, नई शाखाएं, पत्तियां या पुष्प उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, 10th नंबर में देखते हैं
कि इसमें क्या है कि मिलान करना है, तो जिसमें लेफ्ट साइड में ग्रंथि है और उसमें जो एंजाइम श्रवण करते हैं राइट साइड में, तो लार ग्रंथि क्या है, टाइलिन एंजाइम का श्रवण करते हैं। गैस्ट्रिक जूस जैसा कि जानते हैं जठर रस, पैप्सिन रेनिन, अग्न्याशय जो है ना लेट करते हैं, LAT, L से लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। और आंतरिक जो रस होते हैं इसमें इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, लाइपेज। तो आंतरिक रस सही है इरेप्सिन, अग्न्याशय एमाइलेज सही है, गैस्ट्रिक जूस पेप्सिन रेनिन ये भी सही है। जबकि लार में क्या होते हैं, टाइलिन होते हैं, और ये सुक्रेज है ना यह आंतरिक रस में होते हैं। ठीक है। 11वें नंबर में है कि लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स, ठीक है, हानिकारक जीवाणु का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही है। लसिका ग्लूकोज का निर्माण करती है। लसिका ग्लूकोज नहीं, लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है जो कि एंटीबॉडीज होते हैं। ठीक है। लसिका जो होता है ना वह घाव भरने में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और लसिका उत्तकों से शरीर में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। और लसिका का नोड, जिसको लिम्फ नोड कहते हैं, मनुष्य के शरीर में छन्ने का कार्य करते हुए धूल कण, जीवाणु, कैंसर है ना, कोशिकाएं इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाते हैं, इसलिए उसमें क्या करते हैं, घाव भरने में सहायक भी होते हैं। तो 1, 3, 4 सही आंसर है। ट्वेल्थ में देखते हैं कि जीवित प्राणी के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया एक पाचक क्रिया है। तभी देखिए प्रोटीन को जो एमिनो एसिड में जो विघटन होता है ना वह पाचन क्रिया है, क्योंकि उसमें पैप्सिन, ट्रिप्सिन, प्रोटीन को छोटे छोटे अमीनो एसिड में टूटते हैं। अब देखिए क्या है कि ग्लूकोज का वसा में रूपांतरण, तो ग्लूकोज का वसा में जो रूपांतरण होता है ना वह लिपोजेनेसी कहलाता है, और यह भी एक भंडारण का ही प्रक्रिया है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में अगर शरीर में एक्स्ट्रा शुगर हो जाते हैं तो ग्लाइकोजन में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यह भी क्या है, एक भंडारण प्रक्रिया है। तो इसमें पाचन पूछा है तो ये होगा। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डायहेलिक्स मॉडल दिया है द्विकंडी संरचना 1953 में। इसी के एवज में उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए विभाजन जो होता है, जो सेल का जो विभाजन होता है ना वो 3 तरह का होता है, माइटोसिस, एमाइटोसिस और एक और होता है यानी समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री में क्या होता है कि एक कोशिका से 4 पेरेंट सेल का निर्माण होता है, यहाँ 2 लिखा है। इस प्रक्रिया में अंडाणु और शुक्राणु, क्योंकि यह जो है ना प्रजनन क्रिया में भाग लेती है। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका से आधी रह जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 14th का ये गलत है। 15th में देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में एक पादप कोशिका होता है जिसमें क्लोरोफिल नामक प्रोटीन रासायनिक यौगिक भी पाया जाता है। उसी की वजह से पत्ती हरा पा जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक होते हैं जिसकी वजह से पत्ती का रंग हरा होता है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब होते हैं रंगीन लगभग, यानी ये प्रायः लाल, पीला, नारंगी होता है और पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प है, फल भित्ति है, बीज आदि में पाए जाते हैं। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसमें सारे के सारे सही हैं। 16th में देखते हैं कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है तो चूंकि द्रव्यमान जो है ना अपरिवर्तित क्वांटिटी है, जबकि जो वेट है ना वेट इक्वल टू mg यानी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। तो g चेंज होने से वेट चेंज हो सकता है लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा। तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, जबकि भार जो है ना mg हो जाएगा यानी मास इंटू जो उसका g/6 हो जाता है, तो इसका भार कम हो जाएगा। अभी देखते हैं कि 17th नंबर में जो विकृति क्या है, विकृति होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसलिए दोनों मीटर कटने से यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाती है। विकृति वस्तु की लंबाई में हुए परिवर्तन और उसकी मूल लंबाई का अनुपात को दर्शाती है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान मापन स्केल गलत पूछ रहा है यहाँ पे। तो एक्चुअली देखिए क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 फ़ारेनहाइट के बराबर, क्योंकि सेल्सियस का 0 से 180 होता है और फ़ारेनहाइट का पैमाना 32 से 212 होता है। तो 0 32 के बराबर होगा। -40 डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं और 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर होते हैं।
और 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 केल्विन के बराबर होंगे। अगर जो फॉर्मूला है ना C/5 इक्वल टू F-32/9 बराबर K-273/5, तो उसमें निकालेंगे ना तो 100 जो फ़ारेनहाइट होते हैं वह लगभग 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होते हैं, तो डी गलत है। अब देखिए 19th नंबर में ना एक्चुअली ऑप्शन कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होगा? सौर भट्टी में ऊष्मा केंद्रित करने के लिए। उत्तल लेंस का उपयोग होता है दीर्घ दृष्टि दोष में, तो दृष्टि दोष सुधारक में, तो बी का 3 नंबर होना चाहिए। ठीक है, 1 का 1, बी का 3 नंबर यहाँ होना चाहिए था। और उत्तल दर्पण वाहन के पीछे यानी सी का 2 नंबर यहाँ होना चाहिए था। और समतल दर्पण समान प्रवर्तन के लिए, तो डी का 4। इस प्रकार से इसमें ना ये रिवर्स होना चाहिए था, 3, 2। 20 में देखते हैं कि माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंबाइंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल जो माइक्रोस्कोप होते हैं वह कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है, और वह अपने निकट स्थित जो वस्तु का सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। जबकि जो कंबाइंड माइक्रोस्कोप होते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। एक होते हैं वस्तु की ओर जिसको ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं, और एक आंखों की ओर होते हैं जिसको आई लेंस बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या है? रिफ्लेक्शन उसमें होता है ना, इसलिए अपवर्तन विशेषताओं का उपयोग करता है। ठीक है, 21 में देखिए क्या है कि एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। यहाँ -6 लिखा है जो गलत है। एंगस्ट्रम का उपयोग दूरी मापने में किया जाता है, मतलब वेवलेंथ नापने में। यहाँ विद्युत धारा लिखा है, जबकि विद्युत धारा को एम्पीयर से मेजर करते हैं। एक्सरे पराबैंगनी किरणों को तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम में मापा जाता है, बिल्कुल सही। एंगस्ट्रम में केवल तापमान व्यक्त करते हैं, तापमान को है ना केल्विन सेल्सियस में व्यक्त करते हैं, जबकि एंगस्ट्रम क्या होते हैं? यह वेवलेंथ को नापने में काम आते हैं। 22 में देखते हैं कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए, तो सरल लोलक का जो टाइम पीरियड होता है ना 2π√L/g होता है, यानी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। तो अगर 4 गुना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा? 2, यानी 2 गुना हो जाएगा। स्विमिंग पूल में तैरने में मनुष्य की त्वचा निम्नलिखित में से किसके कारण शुष्क, खुरदुरी और करी हो जाती है? तो क्लोरीन के कारण। ठीक है, क्योंकि क्लोरीनेशन होता है उसको शुद्ध रखने के लिए। 24 में क्या है कि श्वेत प्रकाश, यानी जो फ्लोरोसेंट ट्यूब में अगर श्वेत प्रकाश निम्न जो लो प्रेशर पे पारे की वाष्प में परिवर्तन कर देता है, यानी कि जब फ्लोरोसेंट ट्यूब में श्वेत प्रकाश लो प्रेशर पे जब जाता है ना तो पारे की वाष्प में उत्पन्न होता है। ठीक है, और यह क्यों होता है कि जब विद्युत धारा ट्यूब से गुजरता है तो पारे के परमाणु क्या होते हैं? लो प्रेशर पे उत्तेजित होकर के पराबैंगनी प्रकाश जो कि अदृश्य हो जाता है। ठीक है, और अदृश्य उत्सर्जित होने के कारण क्या है? यह पराबैंगनी प्रकाश ट्यूब के अंदर जो लगी रहती है ना फॉस्फर का कोटिंग, वो फॉस्फर की कोटिंग पर लगने से वो दृश्यमान हो जाता है, इसलिए 24 का सी होगा। 25 विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, विटामिन B1 थायमिन है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। सौर विकिरण में दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो ऐसे तो माना जाता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रम, जब ये 400 से 700 नैनोमीटर। रडार तकनीक में वस्तु दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो माइक्रोवेव्स एक रेडियो वेव्स होते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करती है। और यह क्या है ना, यह जो वेव्स है, जिस किसी वस्तु का गति और दूरी पता करना हो तो उस वस्तु पे छोड़ा जाता है, और हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल टकरा करके जब उसी मीडियम, उसी जो मॉड्यूल है उस पे आती है तो उससे समय वेग के आधार पर दूरी और दिशा ज्ञात करते हैं। जबकि देखते हैं कि इंफ्रारेड जो अवरक्त तरंगे हैं ना, ये शादी समारोह में कुहासे के समय में यह हीट जनरेट करता है, इसलिए कुहासे में से उपयोग वीडियोग्राफी में यूज होते हैं। एक्सरे तो हड्डी के जो उपचार, मतलब हड्डी का जो इमेजिंग लेने के लिए यूज होता है। अल्ट्रावायलेट रे, इसका उपयोग जीवाणु को नाश करने। ठीक है, जब संपीड़ित गैस को किसी कमरे में छोड़ा जाता है तो तापमान में गिरावट देखी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब संपीड़ित गैस को छोड़ा जाता है ना तो वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होती है। ठीक है, और द्रव से गैस का परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है, और यह क्या है ना, एंडोथर्मिक प्रक्रिया है। ठीक है, 2 प्रक्रिया होती है, एक एक्सोथर्मिक जिसमें हीट बाहर होता है, एंडोथर्मिक में हीट का अवशोषण होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस है,
जिसमें गैस अपने परिवेश से ऊष्मा अवशोषित करके आसपास के क्षेत्र को अवशोषित कर लेता है और कमरा को ठंडा महसूस कराता है। और इसी प्रिंसिपल पे रेफ्रिजरेटर और कंडीशनिंग काम करता है। देखिए एमीटर विद्युत धारा, ये बिल्कुल सही है। स्फेरोमीटर गोले की त्रिज्या है स्फेरिकल से। एनेमोमीटर हवा की दिशा गति, जबकि स्फेग्नोमेनोमीटर क्या करता है ना, ब्लड प्रेशर नापते हैं, जिसको आइडियल रूप से देखते हैं कि सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक 120/80 होना चाहिए। 30 में क्या है, 30 में देखते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है ना ½mv², यह स्थितिज ऊर्जा नहीं है। क्यों संचित ऊर्जा नहीं है? क्योंकि ये मूवमेंट में आती है गतिज ऊर्जा। ½ mv², जहाँ v4 वेलोसिटी हो, ठीक है। यहाँ है ऊंचाई में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा mgh होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो हाइट के चेंज होने से स्थितिज ऊर्जा चेंज हो जाती है। वेग में परिवर्तन होने पर गतिज ऊर्जा परिवर्तन होता है, जैसा कि हम बताए ½ mv²। और स्थितिज ऊर्जा एक संचित ऊर्जा है। इसमें देखिए कि 31 में मैथ है, रीजनिंग है, ये इजी है, ठीक है। इसमें इसका मामूली आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए जब बेस सेम रहता है तो उसका पावर जुड़ जाता है। तो a के पावर क्या होगा, xy माइनस xz प्लस yz माइनस yx प्लस zx माइनस zy। तो सबको जोड़ेंगे तो कट के 0 होगा, तो a के पावर 0 1 हो जाएगा। यह 33 जो है ना वर्क फोर्स से संबंधित है, वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट से, तो इसका 10 दिन आंसर है। 34 में देखिए कैसे बनेगा कि 20 + 28 कितना हो जाएगा, 48। 20 और 28 को जोड़ दीजिए, 48 होगा। और 43 में से 35 घटेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो 48 में से 8 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। उसी तरह से 40 और 15 कितना होगा, 40 15 55 हो जाएगा, ठीक है। 40 15 55 हो जाएगा। और उस 55 में 32 माइनस जो 15 है यानी 17, उसको घटाएंगे तो 38 होगा। उसी तरह से 16 11 28, और उसमें से इस दोनों को जोड़ करके इस दोनों को घटाने के बाद घटाएंगे तो 10 प्राप्त होगा। देखिए इसमें भी देखिए बेस का पावर सेम कर दीजिए, तो 2 के पावर क्या होगा, स्क्वायर, यानी 2 के पावर 24, और 2 के पावर k है तो जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर 24 प्लस k हो गया। और इसको भी सेम कीजिए, तो 2 के पावर 4 × 11 यानी 2 के पावर 44 हो गया। तो 2 के पावर 24 प्लस k बराबर 2 के पावर 44। तो 24 प्लस k बराबर 44, तो k का मान 20 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए क्या है कि कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हृदय से संबंधित होते हैं, ठीक है, हृदय रोग विशेषज्ञ। उस तरह से किडनी का तो क्रियात्मक इकाई ही है नेफ्रॉन, तो नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाएगा। 37 में इसका बनाइएगा, 41 है। इसमें देखिए क्या है कि इसका पैटर्न देखिए बहुत गजब है, क्योंकि पहला जो डिजिट है ना 1, सेकंड है 2, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, तो यहाँ क्या होगा 5 और फिर 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड डिजिट 1 से 8 हो गया, 8 से 27 हो गया, 27 से 64 हो गया, 64 से फिर यहाँ देखेंगे क्या होगा, उसके बाद 216 हो गया। तो कहीं ना कहीं क्यूब हो रहा है, यानी 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो यहाँ देखिए 125 यहाँ है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि तन्नू का जन्मदिन ज्ञात करना है। तो तन्नू का जन्मदिन एक देश का गणतंत्र दिवस पर आधारित है। तो इससे ये नहीं पता चल रहा है कि गणतंत्र दिवस किस देश के बारे में बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हो तो ऑब्वियसली है कि भारत देश की बात कर रहा है, और जिसके मध्य में अशोक चक्र है। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, तो इससे पता चल गया। और उसे तन्नू का जन्मदिन का दोनों स्टेटमेंट होने से ही पर्याप्त है। देखिए 14 नंबर में देखते हैं, तो एम्पलीफाई को अगर वर्णमाला के क्रम में सजाएंगे तो क्या होगा एम्पलीफाई का, उसको वर्णमाला के क्रम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाएंगे ना, तो ए एजिटीज रह जाएगा, ठीक है, एल भी एजिटीज रह जाएगा और वाई एजिटीज रहेगा। बाकी क्या होगा ए, इसको सजाएंगे तो क्या होगा AFILMPY, तो 3 लेटर अपरिवर्तित रहा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का पहला महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री को बनाया है, जो 144वां सेशन का अध्यक्ष चुनी गई, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि साइको हैशमोटो कौन है, तो जापानी ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनी है।
और एनीटा देफ्रांज जो है ना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की कार्यकारी बोर्ड की पहली महिला उपाध्यक्ष है। देखिए 42 में एतमाद और गदर नामक मिसाइलें किस देश से संबंधित है? एतमाद और गदर जो नामक मिसाइल है वह ईरान से संबंधित है, क्योंकि हाल ही में ईरान और जो अमेरिका का ईरान और जो इजराइल का संघर्ष हुआ है, तो उन्होंने राइजिंग सन के नाम से शुरू किया है, जबकि ईरान ने उस पर ऑपरेशन 2 प्रॉमिस किया है। ठीक है, तो एतमाद क्या है? यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, 1700 किलोमीटर मारक क्षमता। और गदर 380 क्या है? यह एंटी शिप यानी उद्धपोत रोधी मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। एक्विरिन जैसा कि पता है कि मालदीव के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में आयोजित होती है, और इसका 13वां संस्करण मफिलाफुसी मालदीव में आयोजित हुआ है। और इसी का मालदीव का जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज़ू है, जो कि बायलैटरल एग्रीमेंट करके भारत के साथ अभी अच्छे संबंध चल रहे हैं। सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर शुरू किया गया। इस जैविक मत्स्य क्लस्टर को वित्तीय तकनीकी सहायता कौन प्रदान करेगा? तो नाबार्ड करेगा। नाबार्ड यानी नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका शिरोमणि समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 की स्थापना हुई। और यह नाबार्ड क्या है? जो मतलब जैविक मत्स्य क्लस्टर को वित्तीय मुहैया कराएगी। ठीक है, और ये जो जैविक मत्स्य क्लस्टर है ना बायोलॉजिकल, इसमें क्या है कि तैयार मछली बिना एंटीबायोटिक रसायन कीटनाशक से होगी, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से निर्यात किया जा सकता है। अब मछली की बात करते हैं, तो मछली के रेस्पेक्ट में भारत सरकार क्या क्या योजनाएं लाई है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, FIDF योजना, नीली क्रांति। ठीक है, इस वजह से मत्स्य के क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ रही है। अभी देखते हैं अरब प्लास्ट का 17वां संस्करण। तो अरब प्लास्ट जो है ना, इसका 17th जो संस्करण है, जो प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल्स, पैकेजिंग, रबर उद्योग में नवीनतम नवाचार विकास को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और यह दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया था। भारत की तरफ से भी 150 कंपनी का बड़ा प्रतिनिधिमंडल भेजा गया। ठीक है, उसका नेतृत्व प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने किया था। टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर, तो डोनाल्ड ट्रंप जो ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार इसको पर्सन ऑफ द ईयर मिला है, एक बार 2016 में, एक बार 2024 में, तो इसे 2 बार पर्सन ऑफ द ईयर मिला है। PM स्ट्रीट वेंडर्स योजना। तो PM स्ट्रीट वेंडर्स योजना जो है ना, यह केंद्र सरकार द्वारा 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया। और यह योजना जो है ना, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जिनकी आजीविका कोविड-19 महामारी हो, लॉकडाउन से प्रभावित हुई, उसमें से छोटे सड़क विक्रेता को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना, जिसमें कि सड़क विक्रेता को 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी दे सकता है। अगर वह टाइम पे चुकाया तो 7% की सब्सिडी भी उसे मिलेगी। बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से न्याय रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि न्यायिक बुनियादी ढांचों के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल क्या है? तो देखिए, भारत का जो पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है वह अंजी ब्रिज है। ठीक है, और चूंकि चिनाव ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है और अंजी ब्रिज 359 मीटर ऊंचा चिनाव ब्रिज है, जबकि अंजी खाद पुल जो है ना 331 मीटर ऊंचा है। दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पुल यही है। अभी देखते हैं कि सोनमर्ग सुरंग। तो सोनमर्ग जैसे जानते हैं कि सोनमर्ग, गुलमर्ग सारा जम्मू कश्मीर में ही है। तो सोनमर्ग सुरंग क्या करते हैं कि जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग को पूरे बर्फ सड़क संपर्क से जोड़ते हैं, क्योंकि बर्फबारी के कारण वहाँ क्या है ना, रास्ते बाधित हो जाते हैं, जिससे कि स्थानीय जो पर्यटन है, रक्षा है, स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाती थी। लेकिन सोनमर्ग सुरंग से पर्यटन, रक्षा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगी। उत्तराखंड राज्य के रूप में देखिए, उत्तराखंड क्या है ना, पर्यावरण नीति भी लाया है, और उन्होंने सकल पर्यावरण उत्पाद ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट सूचकांक जारी किया है। तो उत्तराखंड दुनिया का पहला ऐसा राज्य है जहां पारिस्थितिकी का विकास आकलन हेतु GP सूचकांक लाया है। GP सूचकांक को GDP के साथ जारी करने की पहल की गई है, बिल्कुल सही। और GP सूचकांक पारंपरिक आर्थिक विकास को मापने का एक पर्याय है और पर्यावरण तत्वों को ध्यान में नहीं रखता है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। GP जो है पर्यावरण सेवा जैसे हवा, जल, मिट्टी, वन की आर्थिक मूल्यांकन करता है, और यह पारंपरिक GDP के विकल्प नहीं है।
यह उसका विस्तार है, पर्यावरण तत्वों को शामिल करता है। ठीक है, और अभी भारत में वन और वृक्षावरण का जो परसेंटेज है 25.17% है, 25.17%। ठीक है, अभी देखिए क्या है कि पूरा विश्व में क्या है ना कि एक प्रमुख जो नेताएं हैं वह फ्रांस में क्या कर रहे हैं ना कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं, जिससे कि जो भविष्य की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको सुनिश्चित की जाए। तो उसमें एक टोकामक वर्ड आता है, यह हालांकि यह एक रशियन शब्द है, जिसमें कि उसका अगर इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो टोरॉइडल चैम्बर विथ मैग्नेटिक कॉइल्स कहा जाता है इसको। ठीक है, टोरॉइडल चैम्बर्स विथ मैग्नेटिक कॉइल्स, और इसमें न्यूक्लियर फिजन रिसर्च के लिए डिजाइन किया गया है, नाभिकीय संलयन अनुसंधान के लिए। टोकामक एक टोरॉइडल डोनेट आकार का डिजाइन होता है, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र इसलिए इनबिल्ट किया जाता है ताकि जो प्लाज्मा है उसको स्थिर और नियंत्रित रखा जा सके। इसका लक्ष्य क्या है कि सूर्य जैसी संलयन प्रतिक्रियाएं पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से करना ताकि निरंतर ऊर्जा प्राप्त हो। ठीक है, और इसका उद्देश्य बताई दिए। और इस प्रोसेस को करने में एक ITR संस्था बनी है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, फ्रांस में, जिसमें भारत भी सहयोगी रहा है। और भारत का SST-1 टोकामक गांधीनगर में भी इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है। तो 52 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BPSC के दृष्टिकोण से, और यानी कि बहुत ही प्रबल संभावना है इसकी। ठीक है, भारत की पहली एजेंटिक जो एजेंट होते हैं ना, तो एजेंट से भारत की पहली जो एजेंटिक है AI कुर्ती का विकसित किसने किया है? तो कृत्रिम नामक स्टार्टअप ने। और यह कृत्रिम के V2 LLM द्वारा संचालित है और स्केलेबल और लागत कुशल परियोजनाओं के लिए ओपन सोर्स मॉडल को विकसित किया है। इसमें एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने के लिए केरल देश का पहला राज्य है जिसने एनप्राउड पहल लाया है। इसमें क्या है कि राज्य औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा शुरू की गई यह पहल जो है ना अप्रयुक्त दवाओं को हटाने का कार्यक्रम है, ताकि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण से बचा जा सके। वेटलैंड वाइज यूज के प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो जयश्री वेंकटेशन। यह केयर अर्थ ट्रस्ट के सह संस्थापक भी रही है। और दुनिया में आर्द्रभूमि की दुनिया में महिला परिवर्तन के रूप में 12 महिला शामिल किया गया, जिसमें एक जयश्री वेंकटेशन भी शामिल थी। अभी देखिए 56 नंबर में क्या है ना, घुमा के क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि प्लेयर द टूर्नामेंट सूर्य कुमार यादव को मिला है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि सूर्य कुमार यादव किस टीम का प्लेयर है, तो मुंबई इंडियंस का। जबकि अगर कहा जाए कि जो ऑरेंज कप किसको मिला है, तो ऑरेंज कप मिला है साई सुदर्शन को, जो गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। और हालांकि 18वीं जो IPL है उसको जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना, तो प्रधानमंत्री युवा का मतलब होता है यूथ अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। यह भारत @75 परियोजना का हिस्सा है, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया। इस योजना में एक क्राइटेरिया है कि 30 वर्ष से कम उम्र के युवा आगामी लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, ताकि वे भारतीय संस्कृति विरासत ज्ञान को प्रदर्शित कर सके। और यह शिक्षा मंत्रालय के तहत NBT नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, भारत का पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो भारत का पहला AI स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन जो है ना नया रायपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, और यह SEZ क्या करेगा? अनुसंधान, विकास और तैनाती के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे प्रदान करेगा। अब देखिए 59 में देखते हैं कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल किस संस्था ने शुरू की है? तो ICMR ने किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, और यह चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से प्रेरित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बायोमेडिकल अनुसंधान को बढ़ावा देना, वैज्ञानिकों ऐसे नवाचारी विचारों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ICMR का कहना है कि हाई रिस्क हाई रिवार्ड प्रोजेक्ट को फंडिंग करेगा, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है, जिसमें कि नए टीके हैं, दवाई हैं, निदान करने के तरीके। ठीक है, ये सब ICMR के तहत शुरू की गई है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर, तो देखिए भारत में पहला जो अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर जो है तो मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क और गांधी सागर से जोड़ा गया है, जिसमें 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह कॉरिडोर फैला रहेगा और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में समझौता हुआ है।
भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप का डिजाइन किस कंपनी ने खोला है? तो भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप का जो डिजाइन सेंटर है वह रेंसस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने खोला है। ठीक है। नेक्स्ट है 62। इसमें देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, सरकार का लक्ष्य उच्च शिक्षा में 2035 तक जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है GER को 50% तक बढ़ाना है। बिल्कुल सही। शिक्षा पर व्यय बढ़ करके 9.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और शिक्षा पे 9.2 लाख करोड़ रुपए, जबकि स्वास्थ्य पे 6.1 लाख करोड़ रुपए है। यहाँ पे 5.1 जो गलत लिखा है। देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शहरों का सृजनात्मक विकास के लिए, ठीक है, पुनर्विकास और जल और स्वच्छता के लिए सरकार कितने राशि की शहरी चुनौती निधि स्थापित करेगी? तो 1 लाख करोड़ के वित्त पोषित करेगी। ठीक है। अभी देखिए कि डिजिटेक पुरस्कार में बिहार का जो BSPCL है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स को प्रमोट करती है, तो BSPCL ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर पूरे भारत में लगाने के कारण उसे गोल्ड मेडल जीता गया है। किसके थ्रू? तो डिजिटेक पुरस्कार मिला है इसको दिल्ली में। ई ग्राम कचहरी पोर्टल सबसे पहले कौन सा राज्य शुरू किया है? तो 25 अक्टूबर 2024 को ई ग्राम कचहरी पोर्टल बिहार सरकार ने शुरू किया है। और इसमें क्या है कि ई ग्राम कचहरी के माध्यम से पारदर्शी न्याय प्रदान करने वाला पहला भी राज्य बन गया है बिहार। ठीक है। इसमें गांव के लोगों को अदालत के लंबे चक्कर से बचाना होगा और समय और न्याय दिलाने के लिए शुरू की गई है पहल है बिहार सरकार द्वारा। 66 में देखते हैं कि पटना के दीघा क्षेत्र में जेवियर यूनिवर्सिटी परिषद का उद्घाटन किया गया और यह संस्थान व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा के साथ साथ मूल्य नैतिकता नेतृत्व कौशल भी प्रदान करेगी। ठीक है। और इस जेवियर यूनिवर्सिटी में गुणवत्तापूर्ण और समावेशी उच्च शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ रही है बिहार सरकार द्वारा हाल में ही पर्यावरण अनुकूल घंटा अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, इको फ्रेंडली आवर। तो यह जो है ना, बिहार प्रत्येक रविवार को यह इको फ्रेंडली आवर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कि कह रहा है कि यहाँ देखिए 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करना, 2035 तक बिहार सरकार के नौकरियों में लैंगिक भागीदारी का 50% तक बढ़ाना, 2028 तक बिहार के हरित आवरण को 17% तक ले जाना। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि बिहार का जो है जो 18वीं आया है ना, उसमें बिहार का टोटल जो वन और वृक्षावरण है वह 15.5 से बढ़ा करके 17% तक करना चाहती है। ठीक है। तो अभी देखिए, नोडबू AI नॉन से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोडबू जो AI है ना, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मलेशिया की मदद से किया जा रहा है और यह नव नालंदा महाविहार राजगीर में, इसका उद्देश्य यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद करके भगवान बुद्ध और नालंदा परंपरा की शिक्षा को दुनिया में फैलाने की मदद करेगी, जो बौद्ध दर्शन और पारंपरिक आधुनिक तकनीक से जोड़ने का काम करेगी। क्योंकि बख्तियार खिलजी द्वारा और बहुत से जो उपद्रवी थे, जब विध्वंस कर दिया गया तो कुछ संस्कृति, कुछ विरासत लुप्त होने के कगार में है, तो उसको फिर से रीजनरेट हो, उसको दुनिया पूरा जाने, जो न्यू जनरेशन है खास करके। इसलिए नोडबू AI को मलेशिया की मदद से नव नालंदा बिहार में आयोजित की जा रही है। बिहार पर्यटन नीति 2023 संशोधित के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो यह देखिए 69 जो है, इसमें देखते हैं कि पर्यटन स्थल छोटे शहर जिला मुख्यालय तक पर्यटन सुविधा का विस्तार करना, बिल्कुल सही। स्टार रेटेड होटलों के न्यूनतम निवेश सीमा 10 करोड़ से घट करके 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। और नई नीति का स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देकर रोजगार के अवसर को बढ़ाने पर जोर देती है। तो इसमें देखिए क्या है ना कि नई नीति जो आया है उसमें स्टार रेटेड जो था ना, यानी 4 सितारा और उसके ऊपर के होटलों को ही पूंजीगत अनुमान मिलता था, लेकिन अब क्या कर दिया, 2 सितारा या 3 सितारा होटल को भी अनुदान मिलना शुरू कर दिया गया है। तो 69 का 1, 2, 3 तीनों सही है। 70 में देखते हैं कि यहाँ मिलान कीजिए, रंगपुर किस में है? मादर नदी किनारे, लोथल है भोगवा नदी किनारे,
कालीबंगा जो राजस्थान के गंगानगर में है वह घग्गर नदी किनारे है, और ऊपर क्या है पंजाब में सतलुज नदी किनारे। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा 70 का बी नंबर। देखिए 71 में क्या है, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में एक बीज का प्रसंस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो बीज प्रसंस्करण कहाँ किया गया है, तो सीतामढ़ी में। यह 60 लाख रुपए की लागत से एक सरकारी बीज प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा कि किसान को कम कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण बीज का उपलब्ध कराना और बीज उत्पादन से जुड़े किसान को सीधा लाभ पहुंचाना, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ऋग्वेद में उल्लेखित सीता, देखिए सीता का जो उल्लेख है ना वह कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा था, ठीक है। तो सीता का उल्लेख हल के निशान से, उसमें देखते हैं कि एक उर्वरा भी आता है, तो उसमें जुते हुए खेत से, लांगला हल से, ब्रिक यानी बैल, ठीक है। अभी देखिए क्या है कि 73 में कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंद यवन के शासक सेल्यूकस निकेटर को 305 में युद्ध में पराजित किया, और पराजित होने के पश्चात उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उनकी जो बेटी थी कार्नेलिया, उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के कारण दहेज में इनको 4 प्रांत मिला, हेरात, कंधार, ग्रेडिसिया और काबुल, ठीक है। तो 73 का सी होगा। 74 में देखते हैं कि 74 कहता है कि गुप्त संगत कब और किसके द्वारा चलाया गया। तो गुप्त संमत जो है ना 319-20 के आसपास चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाया गया। ये गुप्त वंश के शासक थे, ठीक है। वहीं विक्रम संवत देखते हैं तो 57 ईसा पूर्व में, शक संवत 78 ईस्वी में, और हिजरी संवत 622 ईस्वी में, ठीक है। 75 है कि प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख क्षेत्र जो तक्षशिला था, जो सिंध और झेलम के बीच में पड़ता था, उस तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में तक्षशिला जो महाजनपद युग में गंधारों की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तक्षशिला उस समय के शिक्षा का महान केंद्र हुआ करता था, जिसमें कौशल के राजा प्रसेनजीत हो, बिंबिसार का जो राजवैद्य जीवक हो, कनिष्क का राजवैद्य चरक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य आदि ने शिक्षा यहीं से ग्रहण किए थे। 76 में देखते हैं तो मृच कट्टिकम का क्या है, शुद्रक है। बुद्ध चरित्र का अश्वघोष होना चाहिए था, यहाँ बसु बंधु लिख दिया है। हर्ष चरित्र का बाणभट्ट, और मुद्रा राक्षस का विशाख दत्त। तो बुद्ध चरित्र यही 2 गलत है, सारे सही हैं, ठीक है। 11वीं शताब्दी में जो अलबरूनी थे, जो मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे, उन्होंने किताबुल हिंद की रचना की है अरबी भाषा में, जबकि मुगलों की राजभाषा क्या थी, फारसी, ठीक है। तो जब किताबुल हिंद रचना अरबी भाषा में किए, तो इस किताबुल हिंद को जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं एडवर्ड साची ने, और हिंदी में अगर ट्रांसलेट किए हैं तो रजनीकांत शर्मा ने। भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल है 1206 से 1210 तक, वह ऐबक या गुलाम वंश का संस्थापक भी रहा था, ठीक है। कहा जाता है कि पोलो की तरह एक खेल था, उसी में घोड़े से गिर जाने के कारण उसे दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी मृत्यु हो गई। 79 क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण राज्यों के विरुद्ध एक व्यापक अभियान चलाया था। तो बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से 1316 तक कहा जाता है, और वह दक्षिण राज्य को सिर्फ लूटपाट का अड्डा बनाना चाहते थे, ना कि वहां आधिपत्य करना चाहते थे। तो 8 नंबर गलत है। 80 नंबर में क्या है कि 80 में देखते हैं कि मध्यकाल में नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता कौन है, तो अमीर खुसरो हैं। इनको तोता ए हिंद भी कहा जाता है, और इनका जन्म जो है ना बीपीएससी पूछती भी है कि इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिला के पटियाली नामक स्थान पे हुआ था, ना कि पटियाला, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पे, और इसको हिंदुस्तान की बोली या तोता हिंद भी कहते हैं। यह 7 सुल्तानों का राज दरबार में काम भी किए थे, और ज़्यादातर देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी थे, उनके दरबारी कवि भी रहे थे। अंग्रेज शिष्टमंडल जो कि 1715 में फ्रोक्सियर के दरबार में आया था, तो देखिए जो कैप्टन हॉकिंस है, थॉमस रो है, ये सब 1608-1616 के आसपास आए थे। और हैमिल्टन तो एक डॉक्टर थे, जॉन सुरमन के साथ आए थे। तो
तो जॉन सुरमन जो थे ना, वह एक शिष्टमंडल फरोख्सियर के दरबार में पहुंचा। उस समय फरोख्सियर क्या है ना, कुछ गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। तो तत्काल रूप से जॉन सुरमन का जो डॉक्टर था बाय संजोग हैमिल्टन, उनका उपचार किया और इससे खुश होकर के फरोख्सियर ने अंग्रेज को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति दे दी 1717 में। सिख के 10वें और अंतिम गुरु का जन्म 1666 में हुआ था पटना में, और इनका मृत्यु जो 1708 के नांदेड़ में हुआ था। इनको जो गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा जाता है, और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किए थे। और सिख का अंतिम और 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे। 83 क्या है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने, देखिए आलमगीर द्वितीय जो थे वो कब तक थे, 1756 से 64 के आसपास थे। 54 से 59, हाँ 1754 से 59 तक थे आलमगीर द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय जो थे ना, वह 59 से लेके 1806 तक रहे थे। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि की, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को देश के राजनीतिक और संवैधानिक स्थिरता दखल देने का अवसर मिल गया, क्योंकि पलासी के युद्ध के पश्चात जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, तो उसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, फिर अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, और सिराजुद्दौला, ये सब क्या है कि इस तरह से पराजित हुए कि अंग्रेज को एक अवसर मिल गया और उन्होंने राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल दे दिया और पूर्णतः उनका कब्जा हो गया भारत पे। तो 84 में देखते हैं कि 84 में क्या है ना कि इसमें क्या है कि कथन का विचार कीजिए। तो 84 में क्या था कि जो 1784 है उसमें एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, और 1804 में बम्बई में एसेटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, और 1823 में एसेटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि पूर्व के देश यानी प्राच्य देश के ज्ञान विज्ञान अध्यात्म से संबंधित बातों का अन्वेषण करना। तो 84 का सी। 85 में क्या है, भू राजस्व बंदोबस्त के रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो 12 महल में पहली बार 1792 में लागू किया गया था, ठीक है। बाद में देखते हैं कि 1820 में पूरे मद्रास में लागू किया गया, और 1825 के आसपास बम्बई में लागू किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था पूरे देश का 51% पे जो लागू हुआ था। संगोली और सुगोली की संधि, यह जो है ना अंग्ल भारतीय नेपाल के बीच में हुआ था, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल 1813 से 23 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो उसमें 1816 से 1818 के बीच में, 1814 से 16 के बीच में जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, इसमें नेपाल के जो शासक थे अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा, और अंततः दोनों के बीच में संगोली की संधि हुई थी। पिंडारियों का दमन, जैसा कि बताया, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 के कार्यकाल में हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद सैन्य का पुनर्गठन करने के लिए पील कमीशन का गठन किया गया, और जो शासक ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे उसको गैर विद्रोही घोषित कर दिया, और उसमें विद्रोही घोषित कर दिया। और जो पंजाब के जो सिख रेजिमेंट थे वो सबको लड़ाकू घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था। तो इस तरह से बंगाल में जो है सेना का पुनर्गठन करके यूरोप और भारतीय सेना का जो रेशियो है 1:2 कर दिया, यानी 2 भारतीय पर 1 यूरोपीय, जबकि बम्बई मद्रास में 5 भारतीय पे 2 यूरोपीय सैनिक रख दिए थे। अभी देखते हैं, इसको मिलान करते हैं। तो कोल विद्रोह का क्या होगा, तो कोल विद्रोह का होगा बुद्धो भगत, ठीक है। खांसी विद्रोह, पहले देखते हैं कि संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था, सिद्धू कान्हू के बीच में हुआ, ठीक है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव जो इसमें हुआ था। और कोल विद्रोह का क्या होगा, 1831-32 में बुद्धो भगत जो छोटा नागपुर क्षेत्र में। खांसी विद्रोह इसके जस्ट बाद 1833 में तीरथ सिंह असम में, ठीक है। संथाल विद्रोह तो बताया ही है 1855-56, सिद्धू कान्हू चांद भैरव जो झारखंड क्षेत्र में थे विद्रोह का केंद्र। और चेरो जो विद्रोह है वो 1800 ईस्वी में भूषण सिंह, ये भूषण सिंह जो है ना 1800 में पलामू झारखंड में। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, 89 का डी नंबर। अभी देखिए, जो जमींदार एसोसिएशन है ना, इसी को लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना
जो हुई थी ना, वही जमींदार एसोसिएशन वही है 1838 में। तो इसका द्वारकानाथ टैगोर है। इंडियन सोसाइटी इसका 1872 में आनंद मोहन बोस ने कहाँ किए? लंदन में। तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस लंदन में। रहनुमाई मजदाइन सभा इसको दादा भाई नौरोजी ने 1851 में किए। और साइंटिफिक सोसाइटी का 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किए थे। लेक्चर्स ऑफ कोलंबो टू अल्मोड़ा, जब स्वामी विवेकानंद ने 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो में भाषण देने गए तो पूरे विश्व ने उससे बहुत प्रभावित हुए थे। तो उन्हीं के जो भाषण का संकलन है ना, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक में संग्रहित है, वह स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। 92 में देखते हैं तो 92 क्या है ना, मिलान करने के लिए बोला है। तो जैसा कि देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को, पूना जो समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वह 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को, और जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ मई 1934 में। तो इस प्रकार से इसका मिलान करेंगे तो DABC हो जाएगा। 1907 में सूरत अधिवेशन। अभी देखिए 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ तो 1885 से 1900 तक 16 साल उधर और इधर 7 साल तक, 16/7 23वां अधिवेशन हो जाएगा। और इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में फूट हुआ, क्योंकि गरम दल जो थे वह लाला लजपत राय को बनना चाहते थे, जबकि नरम दल रास बिहारी बोस को, ठीक है। इसी विभाजन के कारण क्या हुआ कि अंततः रास बिहारी बोस ही अध्यक्षता किए थे। 94 में क्या है कि जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच के लिए हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी, जिसने बताया कि 379 पीपल मारे गए थे। जांच समिति में अहमद खान को भारतीय सदस्य के रूप में शामिल किया गया, तो बिल्कुल 2 नंबर सही है। जबकि 94 में सिडनी रोलेट की जगह हंटर कमीशन होगा। जलियांवाला हत्याकांड में शंकरन नायर ने वायसराय कार्यकारिणी की परिषद से इस्तीफा दे दिया था, तो 3 नंबर में ये गलत है। जलियांवाला नरसंहार के हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, तो इसमें कौन सा सही होगा? 1 नंबर और 4 नंबर, सॉरी 2 नंबर और 4 नंबर। तो 2 सही है, 2 गलत है। अभी देखिए क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले भी क्या है ना, वह साहस और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इसी के विचार से प्रभावित होकर के गांधी जी ने उनको गुरु माने थे। औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध जियतरंग आंदोलन कहाँ चला गया? तो मणिपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930-32 में शुरू हुआ था, तो उसी के आसपास मणिपुर में जनजातीय सक्रिय भागीदारी दिखाई, और उसी की एक महिला रानी गौडिन्यू थी जिन्होंने जियतरंग आंदोलन चलाया था। और जवाहरलाल नेहरू ने उसे उस समय एक रानी का भी उपाधि दिए थे, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है वो। 97 में क्या है कि लाला लजपत राय लाल कुर्ती आंदोलन को संगठित किया, जो कि गलत है, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी भारत के सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फर खान ने लाल कुर्ती आंदोलन को चलाए थे। और 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का जनरल BC जोशी, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो पेशावर कांड क्या था कि पेशावर कांड था कि उसमें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही ने वीर चंद्र गढ़वाली निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, और इसी कांड को पेशावर कांड के नाम से जानते हैं। तो दोनों गलत है इसमें। 98 क्या है कि पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक हैं जयप्रकाश नारायण, लेकिन अध्यक्ष कहेगा तो आचार्य नरेंद्र देव हैं। संसार के विशालतम गुंबदों में से एक क्या है? तो संसार के विशालतम गुंबदों में से बीजापुर के जो आदिल शाही वंश की जो राजधानी भी रही थी, और उसमें प्रसिद्ध मोहम्मद आदिल शाह का ही वह मकबरा है, ठीक है। 100 में देखते हैं तो 1927 में जो बटलर कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है, हरकोट बटलर, उसका उद्देश्य यह था कि भारत सरकार अर्थात ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए बनाया गया था। तो 100 का C सही है। 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये बताए थे, ठीक है। और इनका एक पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, उसी में इन्होंने मेंशन किए थे। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता स्वामी MS स्वामीनाथन हैं,
जबकि विश्व के हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है। और नॉर्मन बोरलॉग को इसी क्रम में 1970 में नोबेल प्राइज पीस में दिया गया था, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि भारत का हरित क्रांति MS स्वामीनाथन 1966-67 में किए थे। और इसका जन्मस्थली जो उत्तराखंड का जो पंतनगर है उसमें आता है, तो केवल 2 होगा सही। इसमें आय के मामले में शीर्ष पायदान पर मौजूद है। देखिए, एक जो पाल्मा रेशियो होता है ना, वो चिली के एक अर्थशास्त्री थे ग्रेबियल पाल्मा, उसी के नाम पे रखा गया है। और यह क्या करता है कि जो पूरे मान लीजिए जो भारत देश को अगर पकड़ लेते हैं, तो भारत देश की जो 10% आबादी है उसकी प्रति घंटा कितना आय है, ठीक है। और इसी भारत में जो सबसे निचले पायदान पे हैं वो लगभग 40% उसकी आबादी की प्रति घंटा कितना है। तो अगर उसमें से जो उच्च आबादी यानी 10% की आबादी का प्रति घंटा आय जो है उसमें से अगर भाग देंगे इस रेशियो से, तो उससे क्या होगा कि पता चलेगा कि गरीब लोग के रेस्पेक्ट में अमीर लोग का कितना हाई स्पीड से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो यह क्या है ना, आय की असमानता, ठीक है, संपत्ति की असमानता मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो पाल्मानुपात की गणना आमतौर पर सकल राष्ट्रीय आय को संदर्भित की जाती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए 104 में देखिए कि बड़े सामंतों को जो आवंटित भूमि होती है तो उसको क्या बोलते हैं, जागीरदारी प्रणाली। मालगुजारी की इजारीदारी अथवा तहसीलदारों को जो भूमि देती थी उसको जमींदारी प्रणाली। और उप किराएदार पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसानों को, तो किसान से क्या था, रैयतवाड़ी किसानों की प्रणाली थी जो 51% पे भागीदारी थी। तो आर का 2 नंबर हो जाएगा। और ग्राम स्तर पर भू राजस्व बंदोबस्त क्या है, तो ग्राम से महलवाड़ी, ठीक है। तो यानी बड़े सामंतों को जागीरदारी, मालगुजारी का जो भूमि था वह जमींदारी। और यहाँ देखिए कि जो आर नंबर में जो है ना, यह किसान से है तो रैयतवाड़ी, और यह ग्राम से रिलेटेड है तो महलवाड़ी। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बाजार, MSP क्या है ना, 1966-67 में MSP का भारत में मतलब आगमन हुआ था। उसकी बात की गई थी ताकि खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जा सके और किसानों को कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। तो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है ना, वह बाजार मूल्य अगर ज़्यादा है तो किसान बाजार को बेच सकता है, वो सुरक्षा है उस पर। लेकिन अगर बाजार मूल्य कम है और तब MSP खरीफ और रबी फसल पर उस एक लेवल डिसाइड करते हैं कि उससे नीचे नहीं जाएगा, जिससे किसानों को नुकसान ना हो और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहे। तो 1 नंबर गलत है। किसान की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है, तो बिल्कुल सही। यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता करती है, तो यह भी सही स्टेटमेंट है 2 और 3। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो 106 में क्या है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर एशिया की बात करते हैं तो पहला जो EPZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था 1965 में। फिर जाकर के आगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति अप्रैल 2000 में आया। उसके बाद फिर भारतीय जो पार्लियामेंट है उसने 2005 में भारतीय संसद द्वारा जो है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम पारित किया गया। और आगे फिर देखते हैं कि इसको 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ था। तो यहाँ पहली बार पूछ रहा है तो वर्ष 2000 में। इसमें देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है ना वानिकी, ये वीडियो क्या हुआ, तो प्राथमिक क्षेत्र में वानिकी, मत्स्य पालन, ठीक है, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन ये सारे आते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में ये गलत है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल, विद्युत आपूर्ति आते हैं, तो 2 नंबर गलत है। तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं, अचल संपत्ति, चिकित्सा, सर्विस सेक्टर्स जितने हैं ना वो टर्सरी सेक्टर में आते हैं। चतुर्थ क्षेत्र में जो तकनीकी कौशल है वह इसमें शामिल होते हैं, तो 2 नंबर गलत है। 108 में देखते हैं कि गलत युग्म का चयन करें। जो फैक्टर कॉस्ट होते हैं ना साधन लागत पर जो NNP फैक्टर कॉस्ट होते हैं वह GNP फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, ये बिल्कुल सही है। साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पे जो NNP होते हैं वह NNP मार्केट प्राइस माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर, ये भी सही है। और फैक्टर कॉस्ट जो NNP फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू NDP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस विदेशों से जो शुद्ध आय होते हैं यानी X माइनस वाई। तो 108 का D सही है। 109 में देखते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो कि UNDP जारी करती है,
तो इसमें 3 मूलभूत आयाम को शामिल करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, यानी लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान की उपलब्धि और अच्छा जीवन स्तर। इसमें 0 सबसे वर्स्ट सिचुएशन है और 1 जो है ना, 1 कहा जाता है कि वेल विंग है, यानी अच्छी उच्च संतुलित विकास का द्योतक है। तो यहाँ 1 होना चाहिए, इसलिए 2 नंबर गलत है। देखिए जीडीपी की गणना, तो जीडीपी की गणना में जीडीपी क्या होता है ना, किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर, ठीक है, जो भी वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य होते हैं ना, मौद्रिक मूल्य, उसको ही जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी में क्या है ना, वस्तु सेवा का अंतिम भोग है, सरकार का व्यय, सकल पूंजी निर्माण। लेकिन अगर कोई विदेशी हो चाहे भारतीय, अगर देश के सीमा के भीतर जनरेट कर रहा हो ना, तो वो जीडीपी में शामिल होता है। जबकि विदेशों में अर्जित आय ये आगे एनडीपी में यूज होता है, एनपी में यूज होता है, ठीक है। तो सी गलत है। लेखक विशुद्ध मग थेरवाद बौद्ध पाठ है जो डैश द्वारा लिखा गया, तो यह बुद्ध घोष द्वारा लिखा गया था। जबकि संघभूति के बारे में बताते हैं कि यह भी एक महायान संप्रदाय की, ठीक है, शून्यवाद शाखा के प्रवर्तक थे और बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने चीन की यात्रा किए थे। नागार्जुनन देखते हैं कि यह शून्यवाद शाखा के प्रवर्तक थे और इसने माध्यमिक कारिका प्रज्ञा परमिता लिखे थे, ठीक है। कश्यप मातंग भी चीन गए थे, ठीक है, राजा मिंग ने उनको नियंत्रण भी भेजे थे। प्राचीन बिहार के कौन सा राजवंश प्रीति हंता राजवंश कहलाते हैं? तो हर्यक वंश, जिसमें देखते हैं कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु किए, अजातशत्रु की हत्या उदयन किए। तो बहुत ही पितृ हत्यात्मक साम्राज्य कहलाता है, ठीक है। और यह मगध क्षेत्र में 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली, तो इल्तुतमिश ने किए थे, ठीक है। राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं किया था, तो इसमें देखते हैं कि ओयनबर राजवंश है, ठीक है। तो ओयनबर राजवंश जो है 1325 से 1669 तक नाथ ठाकुर ने उनका शासन किए थे। कर्नाटक वंश जो 1097 से 1378 तक था, नानादेव उसके संस्थापक थे। और दरभंगा महाराज जो कि बहुत लंबे समय तक 400 साल तक शासन किए, 1557 से 1447, उसके संस्थापक महेश ठाकुर थे, ठीक है। ये उज्जैनिया राज वहाँ नहीं शासन किए थे। उज्जैनिया राज तो यह लगभग भोजपुर में हुआ था, ठीक है। एक 115 में देखते हैं कि डच 1632 में, अंग्रेज 1651 में और डेनिश 1774 में। तो इस प्रकार से इसका आंसर मिलाएंगे तो क्या होगा? सी नंबर। पलासी के युद्ध जो 1757 में पलासी का जो युद्ध हुआ था, तो उसमें देखते हैं कि किस नदी पर लड़ा गया था? तो भागीरथी नदी के तट पे पलासी का युद्ध लड़ा गया। और इसमें देखते हैं कि 23 जून 1757 को जो पलासी की लड़ाई हुई, वह अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। 1789 से 1794 के बीच में छोटा नागपुर क्षेत्र में तमार विद्रोह को भोलानाथ सहाय ने नेतृत्व किए थे। और यह एक उरांव जनजाति जो है ना, उरांव जनजाति ने भोलानाथ साहा के नेतृत्व में जमींदार और साहूकारों के शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। जबकि चेरो विद्रोह पढ़े थे कि भूषण सिंह ने किया है, ठीक है। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन में जो है ना, आर एन माधोलकर अध्यक्ष थे। जबकि यहाँ महासचिव पूछा है तो सचिदानंद सिन्हा थे। और इसी अधिवेशन में एयू होम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया और कांग्रेस की सदस्यता के लिए शुल्क 5 रुपए से 1 रुपए कर दिया, ताकि राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सकें। अब देखिए क्या है, 119 में देखते हैं कि जो यवन, इसमें क्या है कि स्वामी सदानंद सरस्वती के जो नेतृत्व में किसान के अधिकार के लिए जो लड़ाई चल रहा था ना, तो उसमें कुछ प्रांतों, कुछ कार्य क्षेत्र कहाँ से थे? तो इसमें देखते हैं कि कार्यानंद शर्मा मुंगेर से थे, ठीक है। राहुल संकीर्तन की बात करें तो वह कहाँ से थे? अंबाड़ी से थे। यमुना काड़ी कहाँ से थे? दरभंगा से। और योगानंदन शर्मा गया से। तो 119 का क्या होगा? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। भारत और बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पहली बार 1987 में प्रकाशित हुई, ना कि 1985 में, ठीक है। यह हर 2 साल में जारी होती है और इस बार का रिपोर्ट 18वीं है, जिसमें कि भारत का जो वन और वृक्षावरण
25.17% बताया गया है। ठीक है, और बिहार में वन क्षेत्र 7532 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के भूगोल क्षेत्रफल का 8% है। तो इसमें 2 और 3 हो जाएगा, जबकि एक में 1987 होना चाहिए। दिए गए विकल्प के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम औसत वर्षा दर्ज की जाती है? तो अरवल एक सूखा क्षेत्र है जिसमें 95 से 115 सेंटीमीटर, बाकी जो है 120 के ऊपर ही वर्षा होती है। अभी देखिए कि बिहार की नदियां और संगम, तो इसमें देखते हैं, मिलान कीजिए। तो कोसी कहाँ मिलती है? कोसी जो मिलती है ना, कुर्सेला के पास मिलती है। ठीक है, तो कोसी कुर्सेला के पास। गंडक जो है ना, गंडक सोनपुर के पास, बूढ़ी गंडक खगड़िया के पास। क्रमनासा कहाँ मिलती है? तो क्रमनासा चौसा के पास होती है, जहाँ पे क्रमनासा जलप्रपात है। तो 122 का क्या हो जाएगा? 122 का देखते हैं, तो इस प्रकार से इसका बी आंसर हो जाएगा। बिहार विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत सदस्य हैं वो 1/6 हैं, जबकि 1/3 विधान सभा से चुने जाते हैं। गोवर्धन योजना के संबंध में, तो जो गोवर्धन योजना है उसमें देखते हैं कि जो अवशिष्ट पदार्थ है कृषि पशु का अवशिष्ट निपटान हेतु बायोगैस प्लांट का स्थापना जिला स्तर पर क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें 38 जिला में से 31 जिला में गोवर्धन इकाई निर्माण कार्यक्रम जारी है। तो 1 और 2 दोनों सही है। 125 में देखते हैं कि जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे हुआ, ठीक है, उसमें 2024-25 में बिहार सरकार के कुल व्यय में योजना का व्यय 1,01,1835 करोड़ रुपए था, बिल्कुल सही। और जो योजना के अलावा जो इनका प्रतिबद्ध कुल व्यय है, स्थापना व्यय, वह ज़्यादा था, वह 1,50,247 करोड़ था। तो ये पूछा है कम है, नहीं ज़्यादा था, ये गलत है। राजकोष के घाटा जो FRBM जो आते हैं, उसमें क्या था कि बजट मैनेजमेंट में 2003 में यह बोलता है कि 3% से कम होना चाहिए GDP। ठीक है, जिस GDP का 3% सीमा के भीतर होने से जो अर्थव्यवस्था है वह पटरी पर रहते हैं और दीर्घकालीन स्थायित्व को प्राप्त करते हैं, जिसमें कि बिहार का जो राजकोष के घाटा है वह 2.98% है, जो 3% से लेस है। जबकि 2025-26 में भारत का जो राजकोष के जो घाटा रहने का लक्ष्य है वह 4.4% है। तो 125 का बी हो जाएगा। 126 में देखते हैं कि नीति मानालो यानी नीति दर्रा माना दर्रा उत्तराखंड में, बरनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, नाथुला जलेपला कहाँ है? सिक्किम में। और सिपकिला दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। 126 का क्या होगा? ए नंबर। अभी देखिए दूध सागर जो झरना है ना, दूध सागर झरना मांडवी नदी पे गोवा में है, यहाँ कर्नाटक लिखा है। दूसरा है शिव समुद्रम जलप्रपात, वह कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। ठीक है, तो इसका गलत पूछा है, तो एक गलत है क्योंकि यह मांडवी नदी गोवा में होना चाहिए। अभी देखते हैं कि जोग गरसोप्पा नदी, जोग जलप्रपात या श्रावती नदी पे जो है वह भी कर्नाटक में है। ठीक है, दुदुमा या मचकुंड जो नदी पर जलप्रपात है वह उड़ीसा में है। पृथ्वी सूर्य के बीच में कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बुध, शुक्र 2 आते हैं। कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध है, लैंडलॉक स्टेट कंट्री है? तो लाओस है। ठीक है, लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। पेंजिया से अलग दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहता है? तो पेंजिया से जो अलग हुआ ना, उसको दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना कहते हैं, जबकि उत्तरी महाद्वीप को लौरेशिया बोलते हैं। 131 में देखते हैं कि जो यहाँ नजका की जगह ना कॉकस प्लेट होना चाहिए, जो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में है, जिसमें कि देखते हैं कि जो अल सल्वाडोर है, मैक्सिको है, वो सब के जो आसपास का क्षेत्र है वो मध्य अमेरिकी और प्रशांत प्लेट के बीच में कॉकस प्लेट है, जबकि नजका प्लेट दक्षिणी अमेरिका, चिली, अर्जेंटीना के लेफ्ट साइड यानी दक्षिण में है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा स्थापित किए गए थे। तो यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो केवल 2 होगा। जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाती है तो बनने वाली आकृति को ऑक्सबो लेक कहते हैं, जैसे कि बिहार का जो कामर झील ऑक्सबो लेक है। इसमें देखिए बिहार की जो गोंड जनजाति है मध्य प्रदेश में, डोंगरिया कोंध उड़ीसा में, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पे तमिलनाडु में, चेचू है ना कुछ केरल में है, कुछ आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। तो 133 का ए नंबर हो जाएगा।
134 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो उसमें क्या है कि भागलपुर, कानपुर, फतेहपुर ये सब तो है, जबकि उत्तरकाशी भागीरथी नदी के किनारे हैं। और ये भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तो उसको देवप्रयाग कहते हैं, और वहीं पे गंगा नदी संगम होता है वहाँ पे। 135 में देखते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका का जो एक कंट्री चिली है, जिसका कैपिटल सेंटियागो है, तो चिली में विश्व की तांबा का अग्रणी उत्पादक है। बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश का जो मलजखंड एरिया है, ठीक है, वो सब एरिया में बालाघाट श्रेणी, बालाघाट जो जिला है, राजस्थान का झुंझुनू, अलवर, इस समय मध्य प्रदेश इसमें तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादक है। सॉरी। 136 में निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो चूंकि एशिया है नहीं तो उसके बाद अफ्रीका होगा। 137 में कौन सी गैस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद वायुमंडल में सबसे अधिक मौजूद है? तो जहां नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.95% और आर्गन 0.93%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। अनामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। बिल्कुल सही। और यह क्या है ना, तमिलनाडु और केरला के बीच में आता है, ठीक है। तो यह तमिलनाडु के नीलगिरी में तो दोदा बेटा पहाड़ी है, ये गलत है, 8 नंबर। अंडमान निकोबार, जो अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल से अलग होती है और उसकी सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8.4 से 37.6, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, जबकि अगर इसका देशांतर कहें तो 68.7 से 97.25 तक है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो M.A. नाम्बियार जो बहुत कानूनी वीर थे, ठीक है, उन्होंने जो बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का भी उन्होंने बीज बोए थे और इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। अभी जो केंद्र में बैठी सरकार इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रही है। प्रांतों से संविधान सभा के जो सदस्य होते थे वो अप्रत्यक्ष ढंग से विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते थे और उसमें भी क्राइटेरिया था कि जिसके पास कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर विधानसभा के सदस्यों को मताधिकार प्रदान किया गया था, न कि सभी को प्राप्त किया गया, न कि सभी को मताधिकार का प्राप्त था, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति का तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति तो जवाहरलाल नेहरू और मूल अधिकार पर सलाहकार समिति वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। राज्य भूमि सुधार अधिनियम की न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से, जिसका आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है, ओ तक है, ठीक है। और 12वीं क्या है? नगर निकाय से संबंधित है। आगे देखते हैं 145। तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 17 जो है ना वो छुआछूत से है और उपाधि का निषेध आर्टिकल 18 से है, ठीक है। धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 और 30 में दी गई है। और 29 में क्या बोलता है कि वो खुद का अपना सभ्यता संस्कृति को बचा सकता है, और आर्टिकल 30 में बोलता है कि शिक्षा के लिए अगर वंचित है वो तो अपना खुद का पाठशाला, स्कूल खोल सकता है, उसका वहन राज्य सरकार करेगी। तो इसका केवल बी सही है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लागू किया गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और उसमें आर्टिकल जो 51A जोड़ा गया और भाग 4 का ए जोड़ा गया, जबकि जो 11वां है जो मौलिक कर्तव्य जिसमें 6 से 14 साल बच्चों को माता पिता का कर्तव्य है कि स्कूल भेजें, वह 86वां अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया गया है। तो वह 17वां संविधान संशोधन 1992 में। केंद्र और राज्य में होने वाले जो विवाद है वो सब क्या है? राज्य के बीच विवाद, केंद्र राज्य के बीच विवाद,
यह आर्टिकल 131 के तहत प्रारंभिक या मूल अधिकार में आते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, अभी जैसा कि बताया कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही। राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य नहीं, क्योंकि विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद दोनों आते हैं, तो सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसलिए 2 नंबर गलत है। 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया गया, ये सही है। और संसद राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया गया, तो इसमें कौन सा सही होगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। असत्य पूछा है तो 2 नंबर असत्य है। लास्ट क्वेश्चन आज का, तो इसमें देखिए कि संस्था है और इसका स्थापना का वर्ष है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसको वर्ष 1993 में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, तो सेंट्रल जो विजिलेंस कमीशन है 1964 में, ठीक है, ईडी जो है ना 1956 में, और सीबीआई 1963 में। तो आज का क्वेश्चन ये खत्म हुआ। नेक्स्ट में हम मिलते हैं, 150 का क्या होगा सी नंबर, नेक्स्ट में हम 12th FLT मिलते हैं।